पीसीएस परीक्षाओं के लिए राज्यों के जिलों से जुड़ी हर जरूरी जानकारी के लिए टीम दृष्टि ने शुरू किया है नया कार्यक्रम जिला एक नजर में। यह कार्यक्रम हर मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 8 बजे दृष्टि पीसीएस चैनल पर प्रसारित होता है। स्वागत है आप सभी का दृष्टि आईएएस के इस यूट्यूब चैनल में। दृष्टि आईएएस ने उन परीक्षार्थियों के लिए जो भारत के सुदूरतम क्षेत्रों में रहते हैं, किसी कारण से उन्हें तमाम तैयारी की सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती हैं, वे परीक्षार्थी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिसे दृष्टि आईएएस ने प्रारंभ किया है, उन तकनीकी को, रणनीतियों को सीख सकते हैं, जिससे वो अंतिम रूप से अपने चयन को सुनिश्चित कर सकें। इस प्रक्रिया में टीम दृष्टि ने कई कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इसी में मुख्य परीक्षा विशेष रूप से पीसीएस अर्थात जो लोक सेवा आयोग हैं, राज्य लोक सेवा आयोग, उनके प्रश्नों के एक बेहतर सारगर्भित उत्तर, साथ ही साथ उत्तर बनाने की प्रक्रिया या रणनीति को भी सिखाने का, आप तक संप्रेषित करने का प्रयास किया है। मैं संजीव श्रीवास्तव भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन के प्रश्नों का यह विश्लेषण आप तक पहुंचा रहा हूं। इस प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के 2021 में जो मुख्य परीक्षा हुए थे, उसके अंतर्गत जितने प्रश्न भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तथा आपदा प्रबंधन से आए हैं, उन्हीं का विश्लेषण आप तक पहुंचाया जा रहा है। इस प्रक्रिया में लगभग 8 प्रश्न पहले आपको मिल चुके हैं। इसमें हम पहले फिर से रिपीट कर रहे हैं, पहले भी हमने बताया था कि रणनीति आपको सिखाया जा सके, आप सीख सकें कि उत्तर, किसी प्रश्न का प्रेजेंटेशन या उत्तर बनता कैसे है। बेवजह के ज्ञान देने से बेहतर होता है आप प्रश्न का उत्तर दीजिए, एग्जामिनर को वही चाहिए। कुछ टॉपिक्स बड़े टेक्निकल होते हैं, जैसे आज का टॉपिक बड़ा टेक्निकल है, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो प्रश्न और प्रश्न की मांग के अनुरूप ही आपका उत्तर होना चाहिए। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं हम लोग इसका उत्तर कैसे बनेगा। खासकर इस प्रश्न में मॉडल्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं, तो इसको देखिए आप और फिर कैसे बनेगा ये भी सीखिए। जो प्रश्न है, आपदा प्रबंधन के विभिन्न प्रकारों एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। अर्थात यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट तो है, आपदा का प्रकार नहीं पूछा गया है, आपदा प्रबंधन का प्रकार पूछा गया है। विभिन्न प्रकारों एवं कार्यों का उल्लेख, अर्थात आपदा प्रबंधन को किस किस प्रकार से निर्मित किया जाता है, आपदा प्रबंधन के प्रकार कितने हैं और उसके अंतर्गत जो कार्य होते हैं वो कौन कौन से हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रश्न के लिए मैं चाहूँगा सबसे पहले कुछ टेक्निकल पक्ष आप तक संप्रेषित करूँ। जैसे आपदा क्या है, अभी भी मैं देखता हूँ परीक्षार्थियों से बात करने पे या जो क्वेश्चंस कई बार चेक करने के लिए मेरे पास आते हैं, तो आपदा को वो एक ऐसी घटना मानते हैं जिसके द्वारा केवल जान माल की हानि होती है। सिंपली ऐसे कह देने पे आपदा नहीं होगा। मैंने पहले ही आपसे कहा कि ये बड़ा ही टेक्निकल टॉपिक है और ये जीएस अर्थात समाज अध्ययन के फर्स्ट पेपर में नहीं है, ये थर्ड पेपर में इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ दिया गया है। अर्थात एक तो अर्थव्यवस्था से सीधे जुड़ा हुआ है और दूसरा प्रौद्योगिकी से, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से, वरना ये फर्स्ट पेपर में होता। यूपीएससी के भी थर्ड पेपर में ही है आपदा प्रबंधन अर्थात डिजास्टर मैनेजमेंट। तो काफ़ी टेक्निकल टॉपिक है। तो इस संदर्भ में मैं चाहूँगा सबसे पहले उत्तर से थोड़ा सा परे आपदा क्या है आप जानिए। आपदा, आपदा की अवधारणा, थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जब आप ये समझ जाएंगे तो आपदा प्रबंधन और उसके प्रकार तथा उसके कार्यों को समझना तुलनात्मक रूप से बड़ा आसान हो जाएगा। इसके पश्चात हम आपको टॉपिक से कंसर्न, मतलब क्वेश्चन से कंसर्न कर देंगे, अर्थात आपदा प्रबंधन की अवधारणा, आपदा प्रबंधन की अवधारणा के बाद हम चलेंगे इसके प्रकार पर और प्रकार के अंतर्गत ही इसके कार्यों को देखेंगे, कौन से कार्य इसमें किए जाते हैं। इसमें अपेक्षित कुछ मॉडल्स आएंगे, जैसे सुभेद्यता से संबंधित, इसको कहते हैं वल्नरेबिलिटी। इसके अलावा जोखिम से संबंधित, इसको कहते हैं रिस्क। इसके अलावा हानि से संबंधित, इसको कहते हैं लॉस। इन तीनों क्रमिक शब्दों का जो काफ़ी टेक्निकल है, मीनिंग और मॉडल के माध्यम से हम समझाने का प्रयास करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा शुभेद्यता अर्थात वल्नरेबिलिटी।
ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। कहने को बस एक शब्द है, परंतु यदि इसकी चर्चा ना हो तो उत्तर पूरी तरह से गुणवत्ता विहीन हो सकता है। अब इसमें है विभिन्न प्रकारों एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। इसी में जो प्रकार है और साथ में कार्य है, ये 3 पार्ट्स में बटेगा। तो अभी उत्तर का प्रेजेंटेशन नहीं बना रहे, अभी एक कॉमन पहले कंसेप्ट आप तक संप्रेषित करें कि आखिर ये होता क्या है ना। तो यदि आपदा की अवधारणा को लें, आपदा की अवधारणा, तो इसमें एक टर्म जुड़ा रहेगा हमेशा, सुभेद्यता। अर्थात कोई भी प्रकोप, सबसे पहले हम कहते हैं पर्यावरणीय घटनाएं, पर्यावरणीय, अब इसमें जुड़ गया है मानवीय घटनाएं, क्योंकि आजकल मानवीय घटनाओं को ही आपदा का ज्यादा बड़ा कारण माना जा रहा है। मानवीय घटनाएं, अगर इनमें लॉस करने की क्षमताएं बढ़ जाए, अर्थात इनके क्षमता में वृद्धि कर दी जाए, क्षमता में वृद्धि कर दी जाए, तो ये बन जाते हैं प्रकोप। प्रकोप का इंग्लिश टर्म होता है हेजार्ड। प्रकोप का इंग्लिश टर्म होता है हेजार्ड, अर्थात सामान्य पर्यावरणीय घटना। जैसे बाढ़ और सूखा एक पर्यावरणीय घटना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि बाढ़ और सूखा या भूकंप भी आपदा ही हो। उसकी क्षमताओं में, जैसे मैग्नीट्यूड है 4, भाई कंपन हुआ तो भूकंप हो गया, या 5 ही है लेकिन कोई मरा नहीं, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई, तो आपदा नहीं हुआ। तो जब उसकी क्षमताओं में वृद्धि करते हैं तो सामान्य पर्यावरणीय घटना या मानवीय घटना भी प्रकोप बन जाता है। और प्रकोप जब सुभेद्य हो जाता है, अर्थात वो वल्नरेबल हो जाता है, तब बन जाता है आपदा। और इसी आपदा का हम प्रबंधन करते हैं। इसमें हौच-पौच ना हो, आपको ध्यान रखिएगा। हमने कंसेप्ट से बताया आपदा की अवधारणा क्या है। तो सामान्य जो पर्यावरणीय या मानवीय घटनाएं हैं, क्रियाएं हैं, उनकी क्षमताओं में जब वृद्धि होती है, क्षमताओं में वृद्धि, तो वो बन जाता है प्रकोप। जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी तक एक प्रकोप है, लेकिन जब वो सुभेद्य, सुभेद्य का मतलब क्या होता है, अर्थात मानव तक या मानव के रहने तक या मानवीय समुदाय तक जब उसकी पहुंच सुनिश्चित होती है, तो कहते हैं वो प्रकोप सुभेद्य हो गया। जैसे भूकंप आया लेकिन अंटार्कटिका में आया, या उस क्षेत्र में आया जो निर्जन है, साइबेरिया में आया, कोई मरा नहीं, तो भूकंप प्रकोप रह गया, वो आपदा नहीं हो सका, बिकॉज दैट कुड नॉट बिकेम वल्नरेबल। अर्थात सुभेद्यता बहुत महत्वपूर्ण है इस बात की जानकारी के लिए कि वो आपदा है कि नहीं। इसीलिए आप देखोगे कभी हेजार्ड मैनेजमेंट नहीं होता है, मैनेजमेंट होता है डिजास्टर का। अर्थात जब तक हेजार्ड अर्थात प्रकोप सुभेद्य नहीं होगा, तब तक वो आपदा नहीं बनेगा, और प्रबंधन हमेशा आपदा का होता है। तो सबसे पहले हमें आपदा की अवधारणा को जानना चाहिए। आपदा की इस अवधारणा में एक बहुत अच्छा मॉडल है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने इसको प्रेजेंट किया है, और तकनीकी है। यदि हम बेहतर गुणवत्ता के साथ अच्छे मॉडल्स को देते हैं तो ऑब्वियसली बहुत बेहतर मार्क्स आएगा। इस कॉलम में लिखा हुआ है हेजार्ड। हेजार्ड का मतलब हुआ प्रकोप, अर्थात प्रकोप में क्षमताएं तो हैं, वो लॉस कर सकता है। जैसे सपोज कीजिए हम गाड़ी हाईवे पे खड़े हैं, एक्सप्रेसवे पे, 85 या 90 या 100 किलोमीटर गति से कोई कार जा रहा है। यदि वो किसी को हिट करता है, किसी व्यक्ति को या किसी दूसरे वाहन को, तो उस बहुत तेज गति से जा रहे वाहन में क्षमता तो है कि वो जान ले सकता है या जान और मार के हानि करा सकता है। लेकिन यदि वो किसी से नहीं टकराता है, अर्थात सुभेद्य नहीं होता है, दैट कुड नॉट बिकम वल्नरेबल, तो हाउ दैट कुड बी पॉसिबल, इट विल बी कन्वर्टेड एज द डिजास्टर। इट शुड नॉट एसोसिएटेड एज द डिजास्टर। अर्थात इसे हम किसी भी तरह से आपदा नहीं कहेंगे, केवल प्रकोप कहेंगे। अर्थात प्रकोप जिसमें क्षमता तो है। अब यहां पर लिखा रहता है सुभेद्यता, अर्थात क्षमता के साथ यदि वो मानवीय समुदाय के लिए सुभेद्य हो जाए। सुभेद्यता किसके लिए, तो मानवीय समुदाय के लिए। अब देखो जहां भी मानवीय समुदाय रहेगा, घुमंतु जीवन वाला तो मामला है नहीं भाई, वहां पे मकान होगा, दुकान होगा, ऑफिस होगा, इसी को कहते हैं जान मतलब मानवीय समुदाय, और माल मतलब जो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो उसके निर्मित संरचनाएं हैं, उन सबको कहते हैं माल। आमतौर पे जान माल की हानि, है ना। यहां पे लिखा रहता है इंटेंसिटी,
इसको कहते हैं मैग्नीट्यूड कई बार, लेकिन समान तौर पे इंटेंसिटी ही होता है, आप इंटेंसिटी ही लीजिए। इसको हिंदी में कहते हैं गहनता। गहनता अर्थात प्रकोप की गहनता में वृद्धि हो जाए। जैसे भूकंप है वो 7 मैग्नीट्यूड का आ जाए, लेकिन फिर भी यदि अंटार्कटिका में आया है, कोई मानव नहीं मरा है या मानवीय समुदाय तक उसकी पहुंच सुभेद्य नहीं हो सकी है, तो आपदा नहीं होगा। अर्थात उसके मैग्नीट्यूड में वृद्धि होने से हेजार्ड के मैग्नीट्यूड में इस तरीके से वृद्धि हो रहा है और इस तरीके से ये शुभेद्य हो रहा है। तो यहां पर होता है जोखिम। जोखिम का मतलब होता है रिस्क, और इस तरफ होता है हानि। हानि का मतलब हुआ लॉसेस। तो अब देखो ध्यान से, तो हेजार्ड जब सुभेद्य हो जाएगा तब होने वाली हानि बढ़ती जाएगी। ये आपदा का अवधारणा है। अर्थात जब कोई प्रकोप, अब ये प्रकोप पर्यावरणीय या प्राकृतिक हो सकता है, मानव निर्मित भी हो सकता है। प्रकोप प्राकृतिक या मानवीय कोई भी हो सकता है। मानवीय समुदाय हेतु सुभेद्य हो जाए, सुभेद्य हो तो वह आपदा है। अब उत्तर में मैं इस डिफिनीशन को शामिल करना चाहूंगा और यहीं से फिर शुरू होगा आपदा प्रबंधन, है ना। तो जब कोई प्रकोप प्राकृतिक या मानवीय समुदाय हेतु सुभेद्य हो तो वह आपदा है, तथा आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अनुसार, 2005 के अनुसार किसी भी आपदा, अब वो भूकंप हो सकता है, ज्वालामुखी हो सकता है, सुनामी हो सकता है, बाढ़ हो सकता है, सूखा हो सकता है, भूस्खलन हो सकता है, हिमस्खलन हो सकता है, भगदड़ हो सकता है, भीड़ हो सकता है, भीड़ का भगदड़, जैसे उपहार सिनेमा कांड का आपने सुना होगा दिल्ली में, या युद्ध हो सकता है, कोई आतंकवादी आक्रमण हो सकता है, आतंकवादी दुर्घटना हो सकता है, ये सब की सब आपदाएं हैं किसी भी प्रकार की। तो आपदा मतलब आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अनुसार किसी भी आपदा प्रबंधन हेतु या प्रबंधन में योजना निर्माण, देखो ये पहला टर्म आया, अर्थात हम नीति का निर्माण करें, योजना का निर्माण करें। योजना के निर्माण का मतलब क्या हुआ, तो सबसे पहले हम सुभेद्यता का मूल्यांकन करेंगे, सुभेद्यता के मूल्यांकन का तत्पश्चात उसका हम सीमांकन करेंगे, मानचित्रण करेंगे। इन सभी प्रकार के कार्यों में जैसे सबसे पहले है नीति निर्माण, फिर उसका संगठन या संगठित करना, ऑर्गेनाइज, उनको समन्वित करना, इंटीग्रेट, समन्वित करना तथा क्रियान्वित करना, इंप्लीमेंटेशन, क्रियान्वित करना आपदा प्रबंधन है। अर्थात देखो ध्यान से, तो यहां तक मैंने आपदा की परिभाषा को दिया है और आपदा के परिभाषा से यहां आ गया आपदा प्रबंधन, और इस चारों को जोड़ करके आप एक मॉडल दे सकते हो। ये मॉडल तो आपको देना ही देना है क्योंकि टेक्निकल टॉपिक है, तो जितने ज़्यादा आप मॉडल देंगे उतना ही बेहतर होगा। तो ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस में पहले आपदा की अवधारणा, ये आप समझ गए होंगे। और आपदा की अवधारणा से ही आपदा प्रबंधन। तो सबसे पहले आपदा प्रबंधन की अवधारणा,
यहाँ पे आ गया। आपदा प्रबंधन की अवधारणा से आप कुछ मॉडल दे सकते हैं, और यहाँ पे जो टर्म है, टर्म मतलब सुभेद्यता, वल्नरेबिलिटी, है ना, इसके तीन चीजें आएंगी, जैसे सुभेद्यता, जोखिम और हानि, यानी रिस्क और होने वाले लॉसेस। इन सभी का एक सारगर्भित मूल्यांकन करेंगे और मूल्यांकन की प्रक्रिया में जानने का प्रयास करेंगे कि ये कैसे कैसे होगा, है ना। तो अब यहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले आपदा क्या है। तो आपदा की अवधारणा बिल्कुल क्लियर है, उम्मीद कर रहा हूं कि। अब इसी में आपदा प्रबंधन साइकिल आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। मैं बताता हूं क्या है। PPRR मॉडल होता है। आपदा की अवधारणा, आपदा प्रबंधन के बाद, आपदा की अवधारणा के बाद आपदा प्रबंधन की अवधारणा। अब आपदा प्रबंधन के अंतर्गत फिर कार्य और कार्यों के प्रकार, इसमें तीन का हम मूल्यांकन करेंगे। और आपदा प्रबंधन हमेशा तीन स्तरों पर होता है। आपदा प्रबंधन तीन स्तरों पर होता है, या तीन भागों में बांटा जाता है। पहला होता है आपदा पूर्व, प्री डिजास्टर, इसको कहते हैं प्री डिजास्टर। दूसरा होता है आपदा के दौरान, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपदा के दौरान, ड्यूरिंग डिजास्टर। और तीसरा हो जाएगा आपदा के पश्चात, अर्थात पोस्ट डिजास्टर। तो ये जो आपदा के पूर्व, आपदा के दौरान, आपदा के पश्चात है, इसी को हम कहेंगे आपदा प्रबंधन के कार्य। ये है आपदा प्रबंधन के कार्य। और हमें आपदा प्रबंधन के प्रकार को बताना है। तो ये प्री, दौरान मतलब आपदा पूर्व, आपदा दौरान, आपदा के पश्चात विविध प्रकार से प्रबंधन के कार्य किए जाते हैं या प्रबंधकीय कार्य किए जाते हैं, उन्हें हम आपदा प्रबंधन के प्रकार कहते हैं। और कार्य में वही तीन सेक्शन बढ़ जाएगा, तो दोनों एक ही है, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, एक दूसरे के पूरक हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं उत्तर को समझने कि आखिर इसका उत्तर कैसे बनेगा, उत्तर में किन किन पॉइंट्स को हम शामिल करेंगे, है ना। तो और शामिल करने के बाद कैसे कैसे इसका प्रेजेंटेशन आगे बढ़ेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो तीन चीज आपको ध्यान रखना है। पहला ये कि 125 शब्द का प्रश्न है, 8 अंकों का। और मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, पहले भी मैंने कहा है कि आप इस 8 अंक में से 6 अंक तक आराम से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद सर्वे कर लीजिए कि किसी भी आपदा प्रबंधन के प्रक्रिया या प्रश्नों के उत्तर लिखने की प्रक्रिया में जो तकनीकी स्तर पर संप्रेषण का कौशल, जिसे हम राइटिंग स्किल कहते हैं, अर्थात लेखन क्षमता या दक्षता, जानकारी होने के बावजूद भी कई बार ये बच्चे चूक जाते हैं, स्टूडेंट्स चूक जाते हैं। तो बेस्ट प्रेजेंटेशन इस प्रश्न के उत्तर का क्या होगा, प्रश्न के टर्म्स और साथ में शब्दों के साथ इन सबको लेके चलेंगे। और मेरा मानना होता है जब आप 110 शब्द का प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि विश्लेषण की प्रक्रिया में शब्द अतिरिक्त आ जाते हैं। हालांकि जब आप कई बार भूल जाते हैं, तो हालांकि भूलेंगे तो प्रेजेंटेशन बनेगा ही नहीं बेहतर। तो जनरली शब्द बढ़ता है, ये मैंने देखा है। 95% चांसेस होते हैं जितने शब्दों का प्रेजेंटेशन अर्थात प्रस्तुतिकरण आप बनाते हैं, उसे शब्द संख्या बढ़ जाते हैं। क्लियर हो रहा है। 125 शब्दों का ये है। अब इसमें क्या क्या कैसे कैसे हम डिस्कस करेंगे, तो यहां पे इसको मैं कॉपी करके और आगे बनाता हूं। बेसिक कंसेप्ट आपको मैं दे चुका हूं। अब यहां पे इस प्रश्न का प्रस्तुतिकरण कैसे बनेगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं ताकि प्रश्न के साथ आपको प्रस्तुतिकरण भी दिखे। 125 शब्दों का ये प्रश्न है। मेरा मानना है प्रश्न में आपदा की अवधारणा तो नहीं पूछा गया है,
लेकिन आपदा की अवधारणा और आपदा की अवधारणा के साथ आप दीजिए आपदा प्रबंधन की अवधारणा, और बेहतर होता है किसी भी उत्तर को बहुत बेहतर कंटेंट बेस्ड बना दिया जाए, अर्थात उत्तर की गुणवत्ता को बढ़ाना है एप्रोप्रिएट, जैसे हम कहें कि संविधान के अनुसार ये मूल अधिकार है, या संविधान के इस आर्टिकल में ये मूल अधिकार सुरक्षित है, या मूल अधिकार की चर्चा है, तो आपने साथ साथ एक ऐसे सोर्स की चर्चा की जिस सोर्स के बेसिस पे आपके उत्तर की गुणवत्ता में बहुत वृद्धि हो जाएगी। उसी के अंतर्गत हम कुछ मॉडल्स देंगे जो बड़े आवश्यक होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, है ना। तो यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन बनेगा, प्रस्तुतिकरण, और मेरा मानना है कि आप उत्तर लिखने से पहले ये बनाइए, शब्दों के अंतर्गत भी बनाइए प्रेजेंटेशन। हालांकि प्रश्न पर या कहीं भी इस प्रकार से लिखना तो मना होता है, तो एक माइंडसेट बनाइए कि आप इसका प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं रफली। अब जैसे इसमें सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे आपदा की अवधारणा से। आपदा की अवधारणा मीन्स कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन ऑफ डिजास्टर। आपदा क्या है, और यहां से हम लेके चलेंगे आपदा प्रबंधन की अवधारणा। आपदा प्रबंधन की अवधारणा, ठीक है। आप चाहें तो शुरू कर सकते हैं आपदा प्रबंधन की अवधारणा से भी, लेकिन दोनों को दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपदा प्रबंधन, अब इसके बाद दे रहा है आपदा प्रबंधन के विभिन्न प्रकार, है ना। तो आपदा प्रबंधन की अवधारणा के साथ ही हम यहां पर आपदा प्रबंधन के विभिन्न प्रकार एवं कार्यों की चर्चा करेंगे। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम आपदा की जब अवधारणा देंगे, शब्द खर्च करेंगे हार्डली 8 शब्द यहां पे, और साथ में एक मॉडल देंगे, जो मॉडल मैंने आपको दिखाया था। आपदा के अवधारणा पर लगभग हम 15 शब्द खर्च करेंगे, और यहां पर भी हम एक मॉडल देंगे आपदा प्रबंधन की अवधारणा पर, या चाहें तो आप मॉडल यहां छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि आगे हम खूब मॉडल देने वाले हैं। मैं यहां बना दूंगा एक मॉडल, यहां पे भी मैं बना दूंगा। आपदा प्रबंधन के जो विभिन्न प्रकार हैं, प्रकारों के प्रक्रिया में ही हम PPRR मॉडल, जिसको हम आपदा प्रबंधन साइकिल कहते हैं, है ना। आपदा प्रबंधन में कम से कम हम विभिन्न प्रकारों में 75 से 85 शब्द खर्च करेंगे, और 4 या 5 मॉडल देंगे। ये प्रत्येक मॉडल बहुत ज्यादा मार्क्स दिलवाने वाला होगा, प्रत्येक मॉडल बहुत बेहतर मार्क्स दिलवाने वाला होगा। 4 या 5 मॉडल्स, कुछ हम डायग्राम्स भी ले सकते हैं, है ना। तो पहला हो गया आपदा प्रबंधन की अवधारणा, दूसरा हो गया आपदा की अवधारणा, आपदा प्रबंधन की अवधारणा, तीसरा हो गया आपदा प्रबंधन के विभिन्न प्रकार एवं कार्य, है ना। इसमें हम एक मॉडल देंगे डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल का, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, इसको हम कहते हैं चक्र। एक मॉडल इसका दे देंगे। दूसरा दे देंगे सुभेद्यता का। हम यदि रिस्क का और लॉस का न भी दे तो चलेगा, लेकिन हम चाहें तो जोखिम एवं हानि का एक मॉडल तो देंगे ही देंगे। तो यहां पे हम चाहें तो 3 या 4 लिख सकते हैं, 3 या 4 मॉडल्स देंगे यहां पे। क्लियर हो रहा है। और इसी के अंतर्गत हम कार्यों का चर्चा करेंगे। तो ध्यान से देखिए, यदि 8 या 10 शब्द मान लेते हैं, यदि 10 शब्द हमने यहां दे दिया, 15 शब्द हमने यहां दे दिया,
तो ये हो गया 25। और यदि 75 शब्द हम यहां देते हैं तो 25 और 75 हो गया 100। आप कभी भी 100 शब्द का प्रस्तुतिकरण बनाकर जब लिखने का प्रयास करेंगे तो खिसक करके 110 120 तक चला जाएगा। आप करके देखिएगा। और फिर बाद में हम देंगे यहां पर निष्कर्ष। निष्कर्ष ऐसे टॉपिक्स में हम चाहें तो नहीं भी दें, चलेगा, है ना, निष्कर्ष। लेकिन इसमें मॉडल जितना ज्यादा देंगे उतना ही ये लाभकारी रहेगा। तो उसी प्रक्रिया से हम उत्तर को बनाना शुरू करते हैं। अब ये लिख करके आपको बताते हैं वर्ड्स वाइज कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितने कितने हम शब्द खर्च करेंगे। फिर से मैं एक बार आपको पहले वाली सभी चीज़ों को दिखा देता हूँ। आपदा की अवधारणा में, आपदा की अवधारणा को मैं यहाँ ज़्यादा कोरिलेट करता हूँ। आपदा की अवधारणा, तो जब कोई प्रकोप प्राकृतिक या मानवीय समुदाय हेतु सुभेद्य हो तो वह आपदा है। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अनुसार किसी आपदा हेतु, किसी आपदा सिंपली लिख देते हैं, किसी आपदा हेतु योजना निर्माण, संगठित करना, समन्वित करना तथा उनका क्रियान्वयन करना आपदा प्रबंधन है। तो जो बेसिक है पहले वाले का, इसका भी एक मॉडल बन सकता है। तो जो हमने बताया आपको यहां प्रेजेंटेशन के अंतर्गत कि पहले आपदा की अवधारणा मॉडल, आपदा प्रबंधन की अवधारणा मॉडल, और उसके पश्चात चलेंगे आपदा प्रबंधन के कार्य। तो यहीं पर सबसे पहले हम डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल को दे देंगे और उसके पश्चात सुभेद्यता का मॉडल सबसे ज़्यादा जरूरी होगा। और इसके साथ साथ यदि हमने उदाहरण नहीं दिया तो उत्तर की गुणवत्ता बेहतर नहीं होगी। एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे अभी कोविड-19 हालांकि समापन की ओर है, लेकिन जैसे महाराष्ट्र में ये न्यूज़ आया है कि जून महीने में 136% अधिक संक्रमण बढ़ा है महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई, पुणे जैसे जो मेगा सिटीज़ हैं उन क्षेत्रों में। तो 136% बढ़ा है। हाँ, अच्छी बात क्या है, कैजुअलिटीज़ नहीं हो रही है, मतलब इन्फेक्शन लग रहा है, 5 दिन 7 दिन बीमार रहने के बाद लोग ठीक हो जा रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न नहीं हो रही, लेकिन ये इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी आप सुन रहे होंगे आजकल चिकन पॉक्स से ज़्यादा खतरनाक हो गया है मंकी पॉक्स, और विश्व के 47 राष्ट्रों को यह पूरी तरह से गंभीर रूप से ग्रस्त कर चुका है। भारत में जिस प्रकार से बस्तियां सटी हुई हैं, इसकी सुभेद्यता बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। तो मंकी पॉक्स के संदर्भ में भी हमें चिंतित रह करके उसके प्रिपेयर्डनेस की एक अच्छी तैयारी करनी चाहिए, है ना। तो कुछ उदाहरण भी हम जरूर देंगे, कुछ असलाकृति। यहाँ आपदा का प्रकार नहीं बताना है कि मानवीय आपदाएं क्या हैं या पर्यावरणीय आपदाएं क्या हैं, जलवायु की आपदाएं क्या हैं, ये हमें नहीं बताना। हमें सिंपल प्रश्न और प्रश्न के उत्तर को बनाना है ना। तो यहाँ पर उसी के अनुरूप हम आगे बढ़ते चलेंगे। तो चलते हैं, अब प्रश्न के उत्तर को बनाते हैं। आंसर, प्रकोप जब सुभेद्य हो, सुभेद्य मतलब वल्नरेबल, सुभेद्य हो जाए तो आपदा है। अब ये आपदा की अवधारणा में आप काउंट कर लीजिए कितने शब्द मैंने कहा था और कितने शब्द मैंने दिए हैं। यहां पर एक मॉडल रिक्वायर्ड हो जाता है, क्योंकि जो मैंने शुरू में दिया था आप लोगों को, ये पेज के लास्ट वाले राइट साइड में आप दीजिए, इधर लिखिए, तो मार्क्स भी अच्छा आएगा, प्रेजेंटेशन बेहतर बना जाएगा। यहां पर ये हो जाएगा प्रकोप। प्रकोप का मतलब हो गया हेजार्ड। आप इंग्लिश में इंग्लिश टर्म भी चाहें तो लिख सकते हैं, बेहतर होगा, हेजार्ड्स। अब यहां पे है गहनता। गहनता मतलब होता है उसके क्षमता, गहनता या क्षमता। तो ये क्षमता में वृद्धि का प्रतीक है। और यहां पर है सुभेद्यता अर्थात वल्नरेबिलिटी, है ना। और यहां पर है जोखिम। जोखिम का मतलब होता है रिस्क, है ना। और यहां हो जाएगा हानि। हानि मतलब लॉस। तो देखो, अगर क्षमता बहुत ज्यादा भी हुई तब भी वो आपदा नहीं बना, जोखिम, और यहीं पर हो जाएगा आपदा।
ठीक है। अब ये यहाँ से ऐसे बढ़ता जा रहा है, अर्थात यदि क्षमताएं या गहनताओं में वृद्धि हो रही है और शुभेद्यता का पॉइंट भी मिल रहा है तो ये बन जाएगा आपदा। यहाँ पे इसको कुछ अलग से कलर दे करके आपदा का अवधारणा क्या है ये इसे कंसर्न हो जाएगा। आप चाहें तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, जोखिम और हानि को, है ना। तो ये हो गया प्रकोप से आपदा तक की कहानी, प्रकोप से आपदा तक की कहानी। अब इसी में आगे हम बताएंगे आपदा प्रबंधन क्या है। ये तो आपने बताया आपदा क्या है। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अनुसार, अब ये लिख देने से आपका जो परिभाषा है बिल्कुल ऑथेंटिक हो जाता है कि आपने सोर्सेस की चर्चा भी यहां कर दी और ऐसे टॉपिक्स पे इस प्रकार की चर्चा, जैसे बाढ़ की चर्चा कर रहे हैं तो भारतीय बाढ़ आयोग के अनुसार, तो परिभाषा और साथ में उसका स्वीकार्यता बहुत ऑथेंटिक हो जाता है। तो आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अनुसार किसी भी आपदा हेतु नीति निर्माण, इसको योजना निर्माण भी आप कह सकते हैं, किसी भी आपदा हेतु नीति निर्माण, उनका संगठन, समन्वय या समन्वयन एवं क्रियान्वयन, इंप्लीमेंटेशन, आपदा प्रबंधन है। अब शॉर्टेस्ट तरीके से आपने आपदा प्रबंधन को यहां पर मूल्यांकित कर दिया और आपदा प्रबंधन को सामान्य तौर पे आपदा प्रबंधन साइकिल पीपीआरआर मॉडल से कोरिलेट किया जाता है। या यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली पीपीआरआर मॉडल को दे दीजिए। मैं यहां पे देखो, यहां से उत्तर शुरू हुआ है, ये इसके बाद आएगा, है ना। अब यहां पे पीपीआरआर मॉडल अर्थात आपदा प्रबंधन चक्र, यहां पे एक आप दे देंगे आपदा प्रबंधन चक्र। इसको बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। ये क्या होता है, इसको पीपीआरआर मॉडल कहते हैं। इसके लिए एग्जांपल हम देंगे आपको समझने के लिए। ये होता क्या है, तो इस प्रकार से एक मॉडल बनता है। एक में आ जाएगा पी, पी मतलब होता है प्रिवेंशन। पहला पी मतलब प्रिवेंशन, मतलब रोकथाम, हिंदी में कहेंगे रोकथाम। हम अर्थात कैसे उसको रोकें, प्रिवेंशन, है ना। फिर दूसरा हो जाएगा दूसरा पी प्रिपरेशन। इसका मतलब होता है तैयारी, अर्थात उसको रोकने की हम क्या क्या तैयारी कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है। तो पहला पी मतलब प्रिपरेशन, प्रिवेंशन, दूसरा पी मतलब प्रिपेयरनेस, तीसरा पी मतलब रिस्पॉन्स, आर हो जाएगा। ये कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, लाल लेते हैं। ये आर है, आर मतलब रिस्पॉन्स। और चौथा हो जाएगा आर मतलब रिकवरी। इस आर रिस्पॉन्स का मतलब हुआ प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया मतलब आप किस प्रकार से उसको मिटिगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। रिस्पॉन्स मीन्स प्रतिक्रिया इन कंसर्न टू द मिटिगेशन ऑफ द डिजास्टर, अर्थात उसको समाप्त करने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए, सीमित करने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं, है ना। और रिकवरी मतलब पुनर्निर्माण, अर्थात फिर से जीवन को
या उस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करना। इसी को कहते हैं डिजास्टर प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल, डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। देखो, जैसे मान लो तुम यूपीएससी का या पीसीएस का ही तैयारी कर रहे हो, किसी कारण से तुम मुख्य परीक्षा दिए, अच्छी बात है कि आप पहले अटेम्प्ट में ही टॉप कर जाएं, लेकिन आमतौर पे सामान्य विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं हो पाता। 2 चांस 3 चांस लग जाते हैं, कई बार 5-5 चांस लग जाते हैं। तो जब पहले अटेम्प्ट में सपोज करो आप मेंस दे लिए लेकिन अच्छा अंक नहीं आया, तो आप मूल्यांकन करते हो किस चीज़ का, कि और बेहतर अंक कैसे प्राप्त किया जाए। अर्थात जो प्रिवेंशन यहाँ रोकने का है वो उसमें क्या हो जाएगा, बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए एक हम मूल्यांकन करते हैं, और मूल्यांकन के पश्चात हम प्रिपरेशन करते हैं कि भाई इस सब्जेक्ट को हमने प्रिपेयर नहीं किया था, वहाँ से प्रश्न आया, या इन टॉपिक्स को हमने प्रिपेयर नहीं किया था, प्रश्न आया, या इन टॉपिक्स को हमने प्रिपेयर किया था परंतु बढ़िया से संप्रेषित नहीं कर पाए। इन सब का एक बेहतर मूल्यांकन करके हम फिर से तैयारी करते हैं, और अब मात्रात्मकता के साथ साथ हम गुणात्मकता पर अर्थात क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी कंसर्न होकर ज़्यादा बेहतर तैयारी करते हैं। फिर इसी में आता है रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। फिर हम प्रश्नों के सेट्स को बना करके लिख करके प्रैक्टिस करते हैं, रिस्पॉन्स वो भी इसमें आएगा। एंड देन रिकवरी, अर्थात पुनर्निर्माण, मतलब जीवन यापन या जीवन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से पहले जैसी व्यवस्थाओं के रूप में निर्मित कर देना। इसी को बोलते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। आप क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, गलतियां कहाँ हुई मुझसे, तैयारी में हमारे पास कंटेंट कम था, कंसेप्ट कब था, या कंटेंट कंसेप्ट था, हमें प्रेजेंटेशन नहीं अर्थात लिखना नहीं आता था, कई प्रश्न हमारे छूट गए, शब्द संख्या को मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से हम बेहतर मेंटेन नहीं कर सके, कौन सा वो चीज़ है आप करते हैं इसका, यही चीज़ आता है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल में। तो ध्यान रखिए, मैं फिर से पिछले पेज से चलता हूँ जहाँ से हमने शुरू किया था। आपदा क्या है, आपदा प्रबंधन एक्ट के अनुसार, मतलब आपदा प्रबंधन क्या है, और तत्पश्चात हमने दिया आपदा प्रबंधन साइकिल को, है ना। और आपदा प्रबंधन के प्रकार को देखेंगे तो ये 3 स्तरों पर होता है। अब यहां पर 1-2 चीज और शामिल करेंगे, मैं लिख दे रहा हूं। भारत में आपदा प्रबंधन की प्रमुख केंद्रीय एजेंसी केंद्रीय गृह मंत्रालय है। केंद्रीय गृह मंत्रालय है। इसी क्रम में क्रमशः राज्य, जिला, प्रखंड, इसको बोलते हैं ब्लॉक, एवं पंचायत स्तर है। क्लियर हो गया। नीति निर्माण की प्रक्रिया में, नीति निर्माण की प्रक्रिया में इसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। आपदा पूर्व प्रबंधन, इसको कहते हैं प्री डिजास्टर। दूसरा, आपदा के दौरान प्रबंधन, आपदा के दौरान प्रबंधन, और सबसे महत्वपूर्ण फिर आ जाएगा तीसरा, आपदा के पश्चात प्रबंधन। आपदा के
पश्चात प्रबंधन। बेसिकली देखो ध्यान से, तो यही है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल यही होता है। अब इसमें हम क्या क्या कैसे कैसे देखेंगे, तो आपदा पूर्व प्रबंधन में हम, या इसको अलग से पॉइंट बना के चलते हैं, आपदा पूर्व प्रबंधन, आपदा पूर्व प्रबंधन, इसमें क्या क्या हो सकता है जरा सोचिए। तो सबसे पहले हेजार्ड इवेंट का मूल्यांकन होगा, एक्सपोजर होगा, या हमारी तैयारी होगी, हम बता दे रहे हैं कैसे कैसे। सबसे पहले इसमें एक मॉडल लेते हैं, जैसे लिख देते हैं पहले, सुभेद्यता, जोखिम एवं हानि का मूल्यांकन एवं मानचित्रण। मानचित्रण, इसमें सबसे पहला पॉइंट यही आता है। ये है क्या, ये तो जान लें। तो सुभेद्यता का मतलब होता है, यहाँ पे एक मॉडल ले सकते हैं हम, जैसे सुभेद्यता, सबसे पहले होता है हेजार्ड पोटेंशियल। यदि हम हिंदी में कहें तो प्रकोप की क्षमता, प्रकोप की क्षमता, है ना। हेजार्ड पोटेंशियल आप देवनागरी में ही लिखेंगे, मैं इंग्लिश टर्म इसलिए दे दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा ये टेक्निकल पॉइंट से कंसर्न है, तो ट्रांसलेशन कई बार उल्टा पुल्टा भी मिल जाता है ना। तो हेजार्ड पोटेंशियल, इसके बाद आ जाएगा एक्सपोजर, प्लस एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब होता है, यह स्पष्ट कर दीजिए, प्रकोप की क्षमता जैसे तो स्पष्ट ही है। एक्सपोजर का मतलब होता है लोकेशन, अर्थात अवस्थिति, निकटता। अब यहां पे मैं एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे कोविड-19 ही है। कोविड-19 में एक रिहायशी बस्ती है जहां पे कोठी वाले रहते हैं, अर्थात 5,000 स्क्वायर फीट के एरिया में 4 लोगों का एक परिवार रहता है, और ऐसे बहुत बड़े क्षेत्र में भी बहुत कम लोग रहते हैं। तो कोविड-19 में जो सोशल डिस्टेंसिंग का कंसेप्ट है वो तो वैसे ही वहां पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन कोई स्लम है जिसको हम मलिन बस्ती कहते हैं, चौल कहते हैं मुंबई आदि में, मतलब बहुत गंदगी भी है और बहुत कम क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोग अधिवासित भी हैं। तो चाहे भूकंप हो, बाढ़ हो, या खासकर कोविड-19 जैसा कोई पेंडेमिक हो, या जैसे भी मंकी पॉक्स का एक डाउट आ रहा है, उस संदर्भ में हमेशा इस प्रकार की मलिन बस्तियां, या जहां कम क्षेत्र में ही बहुत ज्यादा लोग अधिवासित रहते हैं, इसको कहते हैं एक्सपोजर, अर्थात अवस्थिति और साथ में समुदाय की निकटता। इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। प्लस मतलब इन दोनों का सीधा सीधा कंसर्न बनता है। ये मॉडल जरूर दीजिए, क्योंकि हार्वर्ड और कैम्ब्रिज के प्रोफेसर ये एग्जैक्टली पढ़ाते हैं, बताते हैं, है ना। और उसके बाद आता है मल्टीप्लाइड बाई हमारी तैयारी, अर्थात प्रिपरेशन। हमारी तैयारी, अगर हमारी तैयारी अच्छी है तो स्लम में भी लोगों को हम बचा सकते हैं। प्लस प्रभाव, इंपैक्ट, अर्थात फिर कितने लोग संक्रमित होंगे, कितने लोग मरेंगे या मृत होंगे, इसका मूल्यांकन इस प्रोसेस से, इस प्रक्रिया से किया जाता है। आप चाहें तो इसी को एक्सप्लेन कर देंगे। सुभेद्यता के मूल्यांकन का तात्पर्य यह है, मैं लिख देता हूं, सुभेद्यता, वल्नरेबिलिटी का मूल्यांकन
एवं मानचित्रण। मानचित्रण का मतलब होता है जब आप ये मैपिंग कर लेते हैं कहाँ पे कितने क्षेत्र में कितने लोग अधिवासित हैं, उनका जीवन स्तर क्या है, तो आप एग्जैक्टली ये मूल्यांकन कर लेते हैं कितने लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं। शुभेद्यता का मूल्यांकन एवं मानचित्रण सर्वाधिक प्रमुख है, क्योंकि आपदा से ग्रस्त होने वाले लोगों की संख्या एवं प्रभावित होने वाले मतलब हो सकता है मृत भी हो जाए, की संख्या का अनुमान व्यवहारिक रूप से संभव है। ये आप लिखते हैं तो बहुत स्पष्ट हो जाता है कि वल्नरेबिलिटी का जो कंसेप्ट है, सुभेद्यता की जो अवधारणा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ जोखिम मैंने कहा था, यहाँ मॉडल कम से कम जरूर दे दीजिए, एवं हानि का मूल्यांकन भी संभव हो जाता है। ठीक है, अब यहां पे जैसे मैंने इसके पिछले पेज पे सुभेद्यता का एक मॉडल दे दिया कि भाई प्रकोप की क्षमता कितनी है, लोग जहां पे रहते, इसे बाढ़ है, अब एकदम नदी घाटी के पास ही कोई रह रहा है तो उस पर लॉस ज्यादा होगा, नदी घाटी से बहुत दूर रह रहा है तो बाढ़ का जल आएगा, लेकिन हो सकता है वो लोग मरे नहीं। बाढ़ में बहने वाले वो लोग होते हैं जो प्राय नदी के बहुत पास होते हैं। हिमालय क्षेत्र में भूकंप आए और मैदान में भूकंप आए और पठार पर भूकंप आए, तीनों में होने वाले लॉस या एक्सपेक्टेड रिस्क अर्थात जोखिम की अवधारणा अलग अलग होगी, है ना। तो जो एक्सपोजर है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और तब हमारी तैयारी और प्रभाव जिसके आधार पर हम तय करते हैं कि वो कितना सुभेद्य हुआ है, और तब इससे एक्सपेक्टेड लॉस अर्थात हानि कितना हो सकता है। तो यहाँ पे हम चाहें तो मॉडल दे सकते हैं सुभेद्यता के पश्चात लॉस और हानि का, जोखिम। और जोखिम देखो क्या है, यानी इसको हम कहते हैं रिस्क। जोखिम में एक कंसेप्ट आ जाएगा प्रकोप की क्षमता। सुभेद्यता जैसे प्रकोप की गहनता, भाई अगर प्रकोप की गहनता ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा होगा ना, लेकिन प्रकोप की गहनता के साथ साथ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि सुभेद्यता कितनी है। प्रकोप बहुत गहन है लेकिन वो निर्जन क्षेत्र में आया है तब तो आपदा नहीं हो सकता, और साथ ही साथ सुभेद्य हो रहा है पर हमारी तैयारी कुशल है, तो ओवरऑल इन तीनों के वजह से ये तीनों फिर एक साइकिल में आ जाते हैं, और ये मॉडल्स पूरी कहानी बता देते हैं कि हाउ यू आर एक्सप्लेनिंग द कंटेंट एंड कंसेप्ट। जोखिम, रिस्क, प्रकोप की गहनता, सुभेद्यता, तैयारी, है ना, ये पूरा का पूरा जो आपदा प्रबंधन आपने साइकिल दिया था उससे भी कंसर्न हो जाता है। इसी प्रकार होने वाली हानि, तो हानि में भी सेम पॉइंट्स आ जाएंगे, अर्थात प्रकोप की गहनता, प्रकोप की गहनता कैसी है, सुभेद्यता, और फिर आपकी प्रबंधन के प्रति जो तैयारी है वो कैसी है। देखो, प्रकोप की गहनता को हम रोक नहीं सकते, हालांकि मानवीय कारणों से कई बार प्रकोप की गहनता में वृद्धि हो जा रही है। अब मुद्दा है सुभेद्यता भी फिक्स है, लेकिन तैयारी कैसे है, तो हम तैयारी कैसे करेंगे, तो आप थोड़ा सा शुरू से देख लीजिए।
मैंने जहाँ से उत्तर शुरू किया था प्रस्तुतिकरण के बाद, तो पहले मैंने कहा था आपदा की परिभाषा, आपदा प्रबंधन की अवधारणा, आपदा प्रबंधन के विभिन्न प्रकार, कार्य, है ना। यहाँ से हमने शुरू किया था आपदा क्या है, आपदा के बाद आपदा प्रबंधन क्या है, इसके पश्चात हमने आपदा प्रबंधन साइकिल दिया था, और तब हमने फिर निश्चित किया था उत्तर में ही कि आपदा को प्रबंधन को 3 भागों में बांट करके देखा जाता है, आपदा पूर्व प्रबंधन, आपदा के दौरान प्रबंधन और आपदा के पश्चात प्रबंधन। और आपदा पूर्व प्रबंधन में हमने सबसे पहले सुभेद्यता को, जोखिम को, वल्नरेबिलिटी, रिस्क एंड कंसर्न, लॉसेस का मूल्यांकन करने के लिए बात कहा था। तो अब हमने तीनों का मूल्यांकन कर दिया, सुभेद्यता का यहाँ पे किया और जोखिम और हानि का यहाँ पर कर दिया। अब इसके बाद हम पूर्व में और क्या क्या करते हैं, तो हम कई प्रकार के ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाते हैं, साथ में इसका उदाहरण भी देंगे, जैसे सामुदायिक ट्रेनिंग कार्यक्रम। अब इसका उदाहरण क्या हो सकता है, देखो 2005 में जब सुनामी आया था तो आपदा प्रबंधन एक्ट संसद में पेश करके पास किया गया था। घोर आश्चर्य आपको होगा कि गृह मंत्रालय उसका नोडल एजेंसी है, उसको यही पता नहीं था कि भारत में सुनामी आ सकता है। रविंद्र सिंह के आपदा प्रबंधन की पुस्तक में पूरी कहानी छाप दी गई है। फोन जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने फ़ोन किया था सचिव, गृह सचिव को, तो वो लीक हो गया था। एनीवे, तो सामुदायिक ट्रेनिंग कार्यक्रम में क्या होता है, कुंभकोणम एक गांव था, कुंभकोणम एक तमिलनाडु का गांव है जो बिल्कुल तट पर था और सुनामी वहीं आया था। कुंभकोणम एक तटीय ग्राम या गांव जहां यूएनडीपी ने सुनामी सुरक्षा ट्रेनिंग दी थी। यहां से मात्र 35 लोग मरे या गायब हुए, 35 लोग। लेकिन आंतरिक भाग के कई गांव, के सभी लोग, अर्थात उन्हें मरे या मृत पाए गए। अर्थात ट्रेनिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आग लगा, अब बच्चे को यदि आप बता देते हो, जैसे आप देखोगे जो अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, लिफ्ट के साथ साथ सीढ़ियां जरूर बनाई जाती हैं, या किस प्रकार से घर के लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि आग लगा है या भूकंप ही आया है, तो अपने आप को, अब उस समय लिफ्ट में घुसना रिस्की हो सकता है, क्योंकि आग लगने पे बिजली के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सबसे पहले बंद होते हैं। लिफ्ट के अंदर वैसे ही दम घुट के आप मर जाओगे, लिफ्ट वहीं रुक जाएगा। सीढ़ी का से उतरना रिस्की तब हो सकता है जब आप 20 तल्ले पर रह रहे हो। तो उसकी क्या व्यवस्था है, आप घर में भी बच्चों को ये बताएं। और कुंभकोणम ग्राम में लोगों को ट्रेनिंग दिया गया था। मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप बस पॉइंटेड लिखेंगे, मैं लिख रहा हूँ पॉइंटेड ही। तो हम कंसर्न ट्रेनिंग कार्यक्रम चला सकते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र में भूकंप आता है, भूस्खलन आता है, एवलांस अर्थात हिमस्खलन होता है, या जो बाढ़ आता है वहाँ बड़ा विनाशकारी होता है। 2013 में जो बाढ़ आया था उत्तराखंड में, अभी तक आइकनिक बाढ़ के तौर पर देखा जाता है। लेकिन उसकी जो सुभेद्यता थी वो मानवीय हरकतों से ही 99% बढ़ गई थी, मतलब 99% कंसर्न था, क्योंकि नदी के कैचमेंट एरिया में लोगों ने होटल्स और मकान बना दिए थे। देखने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, नदी के तट पे ही हमारा घर है, लेकिन जब बाढ़ के एरियाज में, उसके कैचमेंट एरिया में आप मकान बना दोगे, जब कभी भी विकराल रूप नदी धारण करेगी तो वो मकान तो जाएंगे ही जाएंगे, कैचमेंट एरिया के जब बाहर जल जाएगा तो ये कंसर्न आपदा में और गंभीर आपदाओं में परिवर्तित हो जाएगा। जो 2013 के अप्रैल में जो बाढ़ आया था उत्तराखंड में, उसमें विशेष तौर पे देखने को मिला। तो तट के गांव से 35 लोग मरे, क्यों हुआ? तो ट्रेनिंग में छोटे छोटे बांस के बल्लियों से बने नाव बना करके मड़ई घरों के चारों ओर बांध दिए गए थे। यदि इस प्रकार की कभी ऊंची तरंगे चक्रवात से भी आई, छोटे बच्चे तक को उस पर बांध दीजिए। यदि उल्टा भी हो गया
तब उसके बाहर से कोई मरेगा नहीं, आप उसको सीधा कर सकते हैं। 35 लोग फिर भी काफ़ी हैं, लेकिन जहाँ पर एक गांव में 800, 900, 1000 लोग रहते हों, केवल 35 लोग मरे हों, उसमें भी महिलाएं और बच्चे ज़्यादा मरे थे, क्योंकि वो प्रबंधन में या प्रबंधन के शैली में दक्षता प्राप्त नहीं कर पाए थे। लेकिन अंदर के गांव के पूरे लोग मृत पाए गए जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके पास मैनेजमेंट का कोई ऐसा प्रिपेयर्डनेस नहीं था, और ट्रेनिंग कार्यक्रम यहाँ बहुत प्रभावी हो जाता है। इसके अलावा जो सुभेद्यता का, जोखिम का और रिस्क का, जोखिम रिस्क हो गया, साथ में हानि का, लॉस का मानचित्रण है वो। इसके अलावा सामुदायिक तैयारी, इसको गवर्नेंस से भी आप जोड़ सकते हैं, अर्थात लोगों को भी, लोगों के लिए, जिसको हम कहते हैं वॉलंटियर्स। आपदा आई तो ये नहीं कि हम बस फोटो ले रहे हैं, वो डूब रहा है, आजकल तो यही ट्रेंड चल रहा है, कोई डूब रहा है तो वीडियो बना करके उसको डाल दे रहे हैं बजाय बचाने के। तो सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम ये बहुत जरूरी है। इट्स कंसर्न विद द गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस, ये सुशासन से संबंधित है, गुड गवर्नेंस है। इसके अलावा आप देखिए तो जो पारा मिलिट्री फोर्स है, इसको भी ट्रेनिंग दी जाती है। पुलिस ट्रेनिंग कार्यक्रम, ये सब प्री डिजास्टर में आएगा। इसके अलावा संसाधन का मूल्यांकन, अब लोग रहने वाले हैं 1 लाख और आप बचा पाएंगे 5000 को, इसका मतलब आपने संसाधन क्रिएट ही नहीं करके रखा है। संसाधन मूल्यांकन, सूचना संप्रेषण, कई बार क्या होता है कि लोगों के पास सूचना ही नहीं पहुंचा। जैसे सुनामी अगर अंडमान निकोबार चला तो यहाँ पहुंचने में उसको लगा था पूर्वी तट पर लगभग 1 घंटा 10 मिनट। इस बीच यदि तटीय क्षेत्र के लोगों को हटा दिया जाता, मुश्किल होता है हटाना निसंदेह, लेकिन अगर हटा दिया जाता तो काफ़ी हद तक लोग सेव हो सकते थे। तो सूचना का संप्रेषण, जैसे FM रेडियो ही लोग सुन रहे होते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे सिस्टम्स बना दिए जाएं कि इस प्रकार की सूचना के समय किसी भी कार्यक्रम को रोक करके यही सूचना संप्रेषित किया जाएगा। तो आप सीधे प्रबंधन से कई लोगों को सेव कर सकते हैं। अब इससे ज़्यादा पॉइंट देने पे उत्तर का प्रेजेंटेशन शब्द वाइज बढ़ जाएगा। यहां पर फिर आएंगे हम आपदा के दौरान। आपदा के दौरान प्रबंधन, देखो यहां पे एक चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपदा के दौरान में, ये पता कीजिए कि क्या वो आपदा फिर से आने वाली है। जैसे सुनामी आया, कई बार सुनामी रिपीट करता है, फिर से भूकंप आ गया, तो भूस्खलन आया, फिर से भूस्खलन रिपीट कर सकता है। तो आप प्रबंधन वहां किस प्रकार से करेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इसमें लेंगे आपदा के तत्काल दोहराव की सूचना। जैसे चमोली में 1995 में जब भूकंप आया था तो चमोली के DM, चमोली के SSP, ये सब तंबू में रह रहे थे। भूकंप इतना सीवियर था कि मकान में रहने से टिकट सीधे कंफर्म हो सकता था। तो DM, SSP जैसे ऑफिसर्स तंबू में रह रहे थे। जो वहाँ के DIG थे उस जोन के, वो भी तंबू में रह रहे थे। क्यों? क्योंकि वो सेफ था और ये सूचना मिली थी कि अभी भूकंप बारंबारता से आएगा। और फिर तीसरे दिन भूकंप आया चमोली में, 95 की बात मैं कर रहा हूँ। आप जाके किताब में देखिए, उसका लिस्टिंग भी आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें इस बात की जानकारी लेनी होती है कि तत्काल दोहराव की सूचना, अर्थात क्या ये आ सकता है। इसके पश्चात अत्यधिक लोगों की अधिकतम सुरक्षा, वहां पर ऐसा ना हो कि अमीर लोगों को बचा लिया गया, गरीब लोगों को छोड़ दिया गया। यहाँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सभी के लिए समान भाव से सुरक्षा होना चाहिए। पेयजल की व्यवस्था, पेयजल, भोजन, दवा की व्यवस्था, दवा या
उपचार की व्यवस्था और साथ साथ रहने की व्यवस्था। टेंट ही लगाइए। एक चीज आपको और ध्यान रखना होगा, सुरक्षा की व्यवस्था। भारत में भी अब ऐसे लंपट लोग आ चुके हैं, मैं लंपट शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि वो बिल्कुल निर्मोही हैं। आपदा के समय कोई लोग घायल हो गए हैं, उनके हाथ में कोई अंगूठी है तो उंगलियां काट ली जा रही हैं अंगूठी निकालने में यदि दिक्कत हुई तो। महिलाओं से रेप तक का अटेम्प्ट लिया जा रहा है। ये कहने में भी शर्म आ रही है, लेकिन ये पॉइंट हाईलाइटेड होना चाहिए। कई जगह आपदाओं में ऐसा देखा गया है। अतः उन लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था भी व्यापक स्तर पर होनी चाहिए। कई बार ये प्रॉपर्टी के लिए होता है। उस परिवार में 3 लोग थे, 1 या 2 वैसे ही मर गए, एक कोई बच्चा बचा हुआ है तो आपदा में ही उसको नाप दो, यानी दिखा दो आपदा में ही मर गया। और कई बार प्रशासनिक अधिकारी नहीं कहेंगे, पुलिस जो लोकल लेवल पे है उनकी भी संलिप्तता इसमें पाई जाती है कि आपदा में उन वृक्षों, मतलब जंगल की आग में उन वृक्षों का तो हिसाब हो ही जाता है जो आग में जले थे रियली। कुछ वृक्षों को जला दिया जाता है जो रास्ते के रोड़े के रूप में देखे जा रहे थे। तो सुरक्षा की व्यवस्था भी आपदा प्रबंधन के अंतर्गत आपदा के दौरान बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके साथ साथ विश्वास कि सरकार आपके साथ हर क्षण है। डीएम हो, एसपी हो, मंत्रीगण हो, केवल हवाई मूल्यांकन ना हो। हेलीकॉप्टर सब कोई घूम लेता है एक बार, और लोग नीचे वाले इरिटेट होते हैं, देखो हम लोग यहाँ कष्ट में, यहाँ वो मजा ले रहा है, घूम रहा होता है। वहां संवेदना और प्रबंधन सुशासन का स्तर पर दिखना चाहिए। तो ये हो गया आपदा के दौरान, और तब चलता है आपदा के पश्चात। आपदा के पश्चात में सबसे पहले आता है पुनर्वास, अर्थात अधिकांश लोगों को इस प्रकार की व्यवस्था दी जाए। पुनर्वास के साथ साथ संसाधन उपलब्धता। वैसे ये थोड़ा सा सांप्रदायिकता से कंसर्न है, लेकिन अभी जो पिछले 1 सप्ताह 10 दिन में हुआ है, जुमे की नमाज के बाद जो पत्थरबाजी हुई, उसमें एक खास वाकया मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ठेलों में आग लगा दिया गया, फल की दुकानों में आग लगा दिया गया। ये वो लोग हैं जिनके पास जीवन की पूरी पूंजी ही वही है। हो सकता है कहीं से वो उधार मांग के लाए हो, वो किसी जाति के, किसी धर्म के हो सकते हैं। हो सकता है गलती से पत्थरबाजों ने मुस्लिमों के फल के दुकान में ही आग लगा दिया। बस इसको आप सांप्रदायिकता समझ जुड़िएगा, लेकिन ये भी एक आपदा ही है। ये भी एक प्रकार की आपदा है। यदि इसमें 5 लोग मारे गए, दे वर कंसर्न विद द डिजास्टर। अब चूंकि मुद्दा सांप्रदायिकता से, इसलिए इसको आप लिखने से अवॉइड कीजिएगा। बट इस कॉमनल राइट इज कंसर्न, कॉमनल राइट इज इटसेल्फ अ डिजास्टर। सांप्रदायिक दंगा भी एक प्रकार का आपदा ही है, और इसका प्रबंधन प्रशासन को ही करना होता है। एनीवे, संसाधन की उपलब्धता। जैसे एक व्यक्ति जो कम्यूटर से रोज कमाता रोज खाता है, और उस आपदा में उसका वो संसाधन ही नष्ट हो गया, तो अब समझिए कि वो बड़ी आपदा से अब सामना करेगा। उसके पास आर्थिक आजीविका का कोई उपाय नहीं है। सरकार और प्रशासन, और साथ साथ सामुदायिक सहकारिता की सुनिश्चितता, अर्थात यहां पर सहकारिता एवं सामुदायिकता। साथी हाथ बढ़ाना सुना है ना आप लोगों ने? एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ लगाना, तो बड़ा से बड़ा कारवा हम पार कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा काम हम कर सकते हैं। सहकारिता, कोऑपरेटिव्स का विकास, लोगों से लोगों को जोड़ने का प्रयास। यदि वो आज कमजोर हुआ है तो हम उसे बल देंगे, मजबूती देंगे। किसी एनजीओ के द्वारा ही, भारत सरकार या राज्य सरकार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा ही सहायता दी जाएगी। लोग भी सामने आ सकते हैं, लोगों में इस प्रकार के जज्बा का, विश्वास का माहौल बनाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ जब 5वां सुनामी आया था, तो माननीय कपिल सिब्बल जी उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री थे। उन्होंने एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट के माध्यम से किताब पब्लिश किया था डिजास्टर मैनेजमेंट में। उसमें कुछ और कार्यक्रम लिखे गए थे। जैसे अब इसमें ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति की उम्र है 55, पत्नी और बच्चे सब मर गए, किसी कारण से वो बच गया, मान लो कहीं और जॉब करता हो, तो 55 की उम्र, वैसे विवाह की कोई उम्र नहीं होती, सठियाने पे तो 60 साल में भी होता है, या वैसे भी होता है, लेकिन
अब उसको लगा कि अब मानव कल्याण में ही थोड़ा बहुत जीवन बचा है, लगा देते हैं। इस संदर्भ में योग हो सकता है या मानव के पुनर्निर्माण की एक श्रृंखला हो सकती है, उस पुस्तक में मेंशन है। और एनबीटी अर्थात नेशनल बुक ट्रस्ट ने इसको पब्लिश किया है, आप खरीद के पढ़ सकते हैं। तमाम सोर्सेज से कंटेंट कंसेप्ट इकट्ठा करके आप तक हम प्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए उस किताब का रेफरेंस भी मैंने आपको दे दिया। तो सहकारिता, सामुदायिकता का विकास, अब यहां पे फिर आएगा रिकवरी अर्थात पुनर्निर्माण, और साथ में पुनर्व्यवस्था अर्थात अब अगर आपदा आया, जैसे इस बार जो कमियां हुई हैं, उस नए आपदा से हम कैसे लड़ेंगे, इस बात की संभावनाओं को फिर से एक व्यवहारिक मूल्यांकन के स्तर पे रखना। यही है आपदा प्रबंधन के प्रकार और आपदा प्रबंधन के कार्य। अर्थात मेजर तो था पहले आपदा की अवधारणा, आपदा की अवधारणा के पश्चात आपदा प्रबंधन की अवधारणा, जो आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 से कंसर्न है। इसमें जो कई रिपोर्ट्स भी हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी ये कंसर्न हो जाता है, लेकिन ये जो प्रश्न है वो भूगोल थोड़ा बहुत पब्लिक से भी कंसर्न है, इसलिए मैंने आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की भी चर्चा कर दी है ना। इसके पश्चात जो आपदा प्रबंधन के पूर्व, मैं फिर से एक बार आपको रिपीट कर दे रहा हूं, जो आपदा प्रबंधन के पूर्व का दशा था, यहां पे देखिए पूर्व, दौरान और पश्चात। इसमें सबसे पहले हम शुभेद्यता को लेंगे। शुभेद्यता के मूल्यांकन के साथ ही इसमें मानचित्रण, अब इसमें एक्सपोजर आदि को आप चाहें तो और एक्सप्लेन कर सकते हैं और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कोविड-19 एग्जाम्पल जरूर दीजिए। जैसे कोविड-19 के समय अगर कोई चौल है या मलिन बस्ती है, तो इस मलिन बस्ती में शुभेद्यता अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि ये तो इन्फेक्शन है। अब वो बेचारे रहें तो कैसे रहें, समस्या तो है ना। और कोई कोठी में, बंगलों में रह रहा है तो उसमें वल्नरेबिलिटी वैसे ही बहुत कम होगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एग्जाम्पल दे देंगे तो मॉडल कंसर्न हो जाएगा, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसके पश्चात मैंने आपको बताया था कि जोखिम और होने वाले हानि का मॉडल दीजिए। यहाँ पर जोखिम और हानि और उसका थोड़ा सा विश्लेषण है। इसके पश्चात अन्य जो कार्यक्रम थे, ट्रेनिंग कार्यक्रम, इसमें भी एग्जाम्पल मैंने कुंभकोणम गांव जो 2005 में सुनामी आया था उससे कंसर्न है। 2005 के सुनामी में इसकी चर्चा करनी होगी। अर्थात ट्रेनिंग प्रोग्राम बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है। सामुदायिक भागीदारी, इन सब कार्यक्रमों को, पॉइंट्स को लिखिए। तत्पश्चात आएगा आपदा के दौरान प्रबंधन, तो जो पॉइंट्स है सीक्वेंस वाइज मैंने लिख दिया है। और फिर है आपदा के पश्चात प्रबंधन। ओवरऑल इसमें पुनर्निर्माण एवं मूल्यांकन होता है और फिर आता है पुनर्व्यवस्था। अर्थात जैसे होता है ना कि नई, अब अगली लड़ाई के लिए फिर से हम तैयार हो रहे हैं। जिन जिन क्षेत्रों में त्रुटियां दिखेंगी उनको मजबूत करना होता है, सशक्त करना होता है। तकनीकी स्तर पे सूचनाओं के संप्रेषण के संदर्भ में और ज़्यादा व्यवहारिक और व्यवस्थित होना पड़ता है। यही है इस प्रश्न का उत्तर। बहुत तकनीकी और रणनीतिक स्तर पे था, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लगा। उम्मीद कर रहा हूँ पॉइंट्स प्रत्येक संदर्भ में आपको बेहतर प्रकार से समझ में आया होगा। और फिर से मैं एक बार प्रश्न की ओर आपको ले चलता हूँ ताकि बेहतर प्रकार से आप समझ सकें। आप यहाँ तक काउंट कीजिए कि जो शब्द जिस प्रकार से हमने दिया था, अब निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं उपयुक्त प्रकार से आपदा प्रबंधन के या उपयुक्त आपदा प्रबंधन के प्रकार और कार्य हैं, लेकिन निष्कर्ष की कोई आवश्यकता है नहीं। वही प्रेजेंटेशन 125 शब्दों का है विथ एप्रोप्रिएट मॉडल्स, डायग्राम्स, है ना। यहाँ पे आप चाहें तो भारत के मानचित्र पर दे सकते हैं, लेकिन इस आवश्यकता है नहीं, क्योंकि भारत में आपदा के क्षेत्रों आदि की चर्चा करने का कोई मेंशन नहीं किया गया प्रश्न में। और मुझे बार बार मैं रिपीट करता हूँ कि सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, अर्थात हमारा आंसर हमेशा डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली होना चाहिए। जो प्रश्न की मांग है उसी के अनुरूप हमारे प्रश्न का उत्तर भी होना चाहिए। उसी के अनुरूप आपदा प्रबंधन के विभिन्न प्रकारों एवं कार्यों का उल्लेख क्रम से मैंने मॉडल डायग्राम के साथ किया है। उम्मीद करता हूँ इस पूरे कंसेप्ट, कंटेंट और प्रेजेंटेशन को आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले प्रश्न में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।